सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 26वीं आईनी तरमीम क्या होगी? इस हवाले से अभी भी इबहम मौजूद है। आईनी अदालत, आईनी बेंच, आईनी डिवीजन क्या होगा? मेरे ख्याल में ये नाम का मामला है, आईनी अदालत, आईनी बेंच या आईनी डिवीजन। क्योंकि अगर मसवदे में ये कह दिया जाता है कि आईनी अदालत हो, आईनी डिवीजन हो, आईनी बेंच हो, उसका सरबराह पार्लिमानी कमेटी लगाएगी और वो चीफ जस्टिस के दायरे अख्तियार में नहीं होगा, तो फिर ये तो नाम का ही फर्क रह गया ना, क्योंकि उसकी खुद मुख्तारी अपनी जगह एस्टेब्लिश हो गई कि वो खुद मुख्तार होगा। अब जब वो खुद मुख्तार होगा, तो चाहे बेंच है, चाहे डिवीजन है, चाहे अदालत है, फिर वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मतहत नहीं है, उसके दायरा इख्तियार में नहीं है। लिहाजा नाम कुछ भी हो, अगर उसकी खुद मुख्तारी इंश्योर कर ली जाती है और उसका हेड लगाने का तरीकाकार जो है वो पार्लिमानी कमेटी के जरिए है, चीफ जस्टिस ने आईनी बेंच का सरबराह नहीं लगाना, या कोई बाय डिफॉल्ट 5 सीनियर उसके मेंबर नहीं है और उसको उसको बनाने का तरीका जो है वो पार्लिमानी कमेटी के जरिए रूट कर दिया जाए, तो फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल हो ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे ख्याल में ये तो सिर्फ नाम का एक धोखा है कि आप उसको अदालत कह रहे हैं, बेंच कह रहे हैं या डिवीजन कह रहे हैं। अगर उसको चीफ जस्टिस के दायरे इख्तियार से निकाल दिया जाएगा जा रहा है और अगर उसको लगाने का तरीकाकार पार्लिमानी कमेटी के पास है, तो फिर मेरे नजदीक की मुसवदे में अल्फाज का गोरख धंधा तो है कि आपने किसकी जीत के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की नजर से देखेंगे, तो उनका मकसद हासिल हो रहा है, चाहे आप उसको बेंच कह लें, डिवीजन कह लें या अदालत कह लें, असल तो मकसद हल होने की बात है। दूसरा कहा, चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार अगर बदल जाता है और पहले 3 या 5 जजेस का इबाम इस वक्त मौजूद है कि पहले 3 में से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा या पहले 5 में से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, तो ये 3 में से हो या 5 में से हो, लेकिन अगर चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार बदल दिया जाता है, तो मेरे नजदीक ये भी हुकूमत की जीत है। और नए चीफ जस्टिस को अगर पार्लिमानी कमेटी ने लगाना है और जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी ने मिलकर लगाना है, एक वसी को फोरम बनता है आईनी कमीशन के तौर पे, जो जो चीफ जस्टिस की तैनाती करेगा, आईनी बेंच, डिवीजन या अदालत के चीफ की तैनाती करेगा, तो मेरे नजदीक ये भी एक काफी हद तक हुकूमत का मैटर सॉल्व हो जाता है और हुकूमत जो चाह रही थी हुकूमत को मिल जाएगा। अब उसकी जुबान मौलाना वाली है या जुबान बिलावल वाली है, लेकिन मकसद तो आप देखें, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों का हल हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट के कहा जा रहा है कि आज खुद नोटिस का इख्तियार 184(3) वाला खत्म कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल में ये भी एक इख्तियार है जो माजी में मिसयूज हुआ है। अगर ये इख्तियार खत्म कर दिया जाता है, तो इसके नतीजे में चीफ जस्टिस की या सुप्रीम कोर्ट की काफी पावर्स कट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी एक पिटीशन तो आ सकती है और वो पिटीशन फिर प्रैक्टिशन प्रोसीजर कमेटी में जाएगी और उस कमेटी के जरिए, आजकल पिटीशन कराना कौन सा मसला है, आप अभी आईनी तरमीम हुई नहीं तो उसके खिलाफ पिटीशनें हो गई और फिर वो पिटीशनें वापस भी ले ली गई, तो ये तो मेरे ख्याल में कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसके अलावा 19वीं तरमीम को खत्म करने की बात की जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि उसके नतीजे में 18वीं तरमीम अपनी असल शक्ल में बहाल हो जाएगी और जो है वो जो जुडिशरी की हेजमनी आ गई थी पार्लियामेंट के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी। अगर जुडिशरी की हेजमनी भी खत्म हो जाती है और पार्लियामेंट की हेजमनी आ जाती है और पार्लियामेंट की बालादस्ती इंश्योर हो जाती है, तो काफी हद तक निजाम में बैलेंस आ जाएगा। और जो हम जुडिशियल एक्टिविज्म और देख रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट ड्राइव कर लेती है, वो भी मेरे ख्याल में मामला खत्म हो जाएगा और फिर किसी हद तक पार्लियामेंट की बालादस्ती अपनी जगह रहेगी। अब जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज सामने आ रही हैं, लेकिन हमने इमरान खान के दौर में देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शहबाज शरीफ और इमरान खान का डेडलॉक हो गया और वो डेडलॉक कई माह तक रहा और आइन के अंदर उस डेडलॉक से निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। जैसा रास्ता निगरान वजीर आजम या निगरान वजीर आला के लिए रास्ता मौजूद है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान इतफाक ना हो, तो एक पार्लियामानी कमेटी के पास चला जाता है, कमेटी से
इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं, तो आपने रास्ते रखे हैं डेडलॉक को से आगे निकलने के। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से आइन में डेडलॉक मौजूद है कि अगर किसी स्टेज पे इलेक्शन के लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इत्तेफाक नहीं होता किसी नाम पर, तो फिर क्या होगा। तो अगर 90 दिन के बाद मामला पार्लियामानी कमेटी को चला जाता है और वहां से कोई इत्तेफाक राय हो सकता है, नाम निकल सकता है, तो ये तो मेरे ख्याल में आइन में जो एक कमी कोताही थी उसको ठीक किया जा रहा है और इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक 63A में तरमीम की बात है कि जी नाअहली नहीं होगी, और 63A में और तरमीम कह रहे हैं कि जी दोहरी शहरियत वाले को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। तो अगर दोहरी शहरियत वाला जज बन सकता है, दोहरी शहरियत वाला जर्नैल बन सकता है, दोहरी शहरियत वाला ब्यूरोक्रेट बन सकता है, तो फिर अरकान पार्लियामेंट का क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं जाती तौर पर दोहरी शहरियत के खिलाफ हूँ, और मेरे ख्याल में उनको इलेक्शन लड़ने की, जज बनने की, ब्यूरोक्रेट बनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जो ओनली पाकिस्तानी शहरियत रखता है उसको ये होनी चाहिए। तो मैं तो जाती तौर पर इस तरमीम के हक में नहीं हूँ। बाकी जो मसवदा भी सामने आया है उसमें जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, अगर ये इस हद तक हो भी जाती हैं तो फिलहाल हुकूमत का वक्ती तौर पर मसला हल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई हुकूमत हार रही है, मौलाना जीत रहे हैं। हुकूमत ने अपना 90%, अगर ये तरमीम हो जाती है जिस शक्ल में अभी तक इसके मंदरजात सामने आए हैं, तो मैं तो इसको हुकूमत की जीत समझता हूँ कि अगर वो चीफ जस्टिस को लगाने का तरीकाकार हासिल कर लेते हैं, अगर वो आईनी बेंच, डिवीजन या अदालत के नतीजे में उसको सरबराह को जज लगाने का तरीकाकार भी पार्लियामेंट को दे देते हैं, तो काफी हद तक जुडिशल हेजमनी खत्म हो जाएगी। और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि एक पार्लियामेंट की बालादस्ती नजर आ जाएगी, और जो जुडिशरी से खतरा है इस वक्त निजाम को, वो खतरा भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा हमें अल्फाज पर नहीं जाना चाहिए कि जी बेंच का लफ्ज आ गया है तो फिर मौलाना की जीत है, अदालत का लफ्ज आ गया है तो बिलावल की जीत है। मेरे ख्याल में बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए। अगर लफ्ज कोई भी हो और कॉन्सेप्ट जो है वो हुकूमत का पूरा हो रहा है, तो हुकूमत ने अल्फाज में क्या रखा है। हुकूमत तो अपने बुनियादी कॉन्सेप्ट को देख रही होगी कि उनका मकसद हल हो रहा है इन लोगों के वोट डालने से, तो वो इस मकसद को पूरा कर। देखिए, मौलाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीटीआई के साथ, और उसके नतीजे में बिलावल और शहबाज का जाना, यकीनन मौलाना अपनी बाइंग पावर का एक एक इंच और एक एक लम्हा एंजॉय करना चाहते हैं। और ये कोई गुड टेस्ट में नहीं है कि आपको बार बार मौलाना को मनाने एक रूठी लड़की की तरह बार बार जाना पड़े। और मैं इसको मौलाना का कोई मेच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर भी नहीं समझता हूँ कि मौलाना हर थोड़ी देर बाद एक जो है नाराज हो जाएं और फिर सब लाइन में उनके घर पे हाजिरी देने लग जाती हैं और उनको मनाने लग जाते हैं। उनकी इनकी मैजिक नंबर उनके पास है, उनको इस बात का अंदाजा है। लेकिन आप उतना ही इस मैजिक नंबर को एंजॉय करें जितना मेरा मतलब है कि आपका एंजॉय करने का हक है। जहां तक उनके एक आधे सेनेटर की बात है कि मुफ्ती अब्दुल शकूर से राब्ता नहीं हो रहा या फलां से राब्ता नहीं हो रहा, ये बात वो प्राइवेटली भी गवर्नमेंट के साथ कर सकते थे और गवर्नमेंट उनके साथ राब्ते में थी। मामला रिजॉल्व भी हो सकता था, एस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो सकती थी, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उसको मीडिया स्टंट बनाना पीटीआई के साथ खड़े होकर, मैं समझता हूँ मौलाना ने शायद पीटीआई की हमदर्दी तो हासिल की होगी, लेकिन आप देखेंगे कि ये गुड टेस्ट में नहीं जा रही ये सब बातें। मौलाना को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि बहरहाल ये तरमीम वाला एपिसोड एक दिन खत्म हो जाना है, और जितना बैड टेस्ट वो पैदा कर रहे हैं या वो जितना अब नाक रगड़वा रहे हैं, उसके नतीजे में सियासत का रुख बदल जाता है, वक्त बदल जाता है। और अगर ये पहिया बदल गया तो मौलाना को अपनी दफा क्या करना पड़ेगा। मैं इसको कोई गुड टेस्ट में नहीं देखता। मेरे ख्याल में यहाँ तो आप मेच्योरली कह दें कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं जाना चाहते, या आप मेच्योरली कह दें कि हम साथ जाना चाहते हैं। ये जो आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं कि आप किसी वक्त पीटीआई के हक में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, फिर शाम को गवर्नमेंट के साथ मिलना भी शुरू कर देते हैं, फिर आप गवर्नमेंट के मकासद वाली तरमीम भी करने को तैयार हैं, और आप पीटीआई को खुश रखने के लिए भी तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सियासत मौलाना की कोई ऐसी मुस्बत सियासत की पहचान है जिसको आगे चल के को बहुत पजीराई मिलेगी। मुझे लगता है कि ये दो घरों का मेहमान भूखा रहने वाली बात है कि इन दी एंड मौलाना को पीटीआई से भी गुडविल नहीं मिलनी और गवर्नमेंट से भी नहीं मिलनी।
वो दोनों घर लूज कर जाएंगे। उन्हें बहरहाल फैसला करना है किसी एक घर के बारे में। वो दोनों घर जो है साथ लेकर चलने की पोजीशन में शायद इस वक्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो मीटिंग्स हो रही हैं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है गवर्नमेंट के हक में नोटिफाई कर देगा। पता नहीं जब तक आप ये बात सुन रहे हो तो नोटिफिकेशन हो जाए, रात को हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से जो बातचीत चल रही है वो इस बात के हक में है कि ये नतीजे अब जो नई कानून साजी हो गई है उसके नतीजे में ये नशिस्तें अब गवर्नमेंट की बनती हैं। एक सवाल जो सब जगह फंसा हुआ है, जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन भी डाली है, जो नहीं लगी अभी तक, वो ये है कि जब नई कानून साजी हो जाए तो क्या पुराना अदालती फैसला चल सकता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कानून साजी अदालती फैसलों को खत्म कर देती है, अदालती फैसले कानून साजी को खत्म नहीं कर सकते। मैं इसकी बेहतरीन मिसाल देता हूं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को आपने ताहयात नाअहल अदालती फैसलों से किया हुआ था, लेकिन जब नया कानून बन गया तो उनकी ताहयात नाअहली खत्म हो गई। इसी तरह मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नई कानून साजी हो गई है उसने पुराना अदालती फैसला खत्म कर दिया है। अब कानून, नए कानून के मुताबिक मामला हल होंगे। इलेक्शन कमीशन अगर ये कानूनी नुक्ता मान लेता है कि नए कानून के मुताबिक मामला ने हल होना है और चलना है, और नए कानून के तहत ये नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे देता है, अगर आज नोटिफाई करता है, कल सुबह करता है, रात को करता है, तो खेल बहुत बदल जाएगा। और मौलाना को इस बात का अंदाजा है कि ये खेल किसी भी वक्त बदल सकता है और उनकी जो बाइंग पावर है वो खत्म भी हो सकती है। इसलिए मेरे ख्याल में ये कोई इतने, अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है तो ये आन होनी बात नहीं होगी। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैं तो काफी दिन पहले से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने काफी देर कर दी है। जहां तक मियां जावेद लतीफ साहब की इस बात का ताल्लुक है कि जो क्यास पैदा किया जा रहा है और जो ये 26वीं आईनी तरमीम पे मजलूम बनने का मौका दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ को, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। मेरे ख्याल में कुछ वोटों के बारे में ये राय होनी चाहिए कि वो नहीं टूट सकते हैं, मतलब जैन कुरैशी, शेख वकार, उन पर काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप फजूल का लोगों को मजलूम बनने का मौका ना दें। लेकिन मैं एक और बात भी समझता हूं कि कुछ शायद कोई एक दो वाकयात हुए भी हों, लेकिन ज्यादा ये है कि पीटीआई में भी अब ये दौड़ लग गई है कि आपने मजलूम बनना है। आपको अपनी ऐसी फर्जी स्टोरीज भी डाल रहे हैं जिनका वजूद ना हो, लेकिन इसलिए कि मैं पार्टी में इंपॉर्टेंस हो जाए, मेरा शहीदों में नाम लिखा जाए, मैं भी कल को कह सकूं कि मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। क्योंकि अगर जो अब मजलूम नहीं होऊंगा तो वो कहेंगे इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंस लेने के लिए भी कहानियां घड़ी जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि 100% कहानियां दुरुस्त हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है एग्जेजरेशन भी मौजूद है और फर्जी कहानियां भी मौजूद हैं। वरना पीटीआई ने अपने ज्यादातर एमएनए तो केपी में छुपाए हुए हैं, सेनेटर्स छुपाए हुए हैं, खुद वो किसी टॉक शो में नहीं आ रहे, खुफिया मुकाम से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो ये बात तो सबको पता है कि वो मौजूद नहीं है, तो उनको उनको इस तरह लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें फर्जी कहानियों का वजूद ज्यादा है और लोग मजलूमियत का तासुर देने के लिए और पार्टी में अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए और ये शो करने के लिए कि हम पे बड़ा दबाव था पर हम पार्टी के साथ खड़े रहे, इसलिए ऐसी कहानियां भी बनाई जा रही।